हमारे मोहल्ले में एक अपाहिज लड़का अपनी खूबसूरत बहन के साथ रहता था। आज तक किसी भी इंसान ने उस लड़की को बाहर निकलते नहीं देखा था और ना ही मैंने देखा था। मोहल्ले के लोग कभी कभार उसको बाहर निकलते देख लेते थे, लेकिन चेहरा नहीं देख पाते थे। मोहल्ले के सभी लोग को उसकी खूबसूरती आंखों के पीछे छिपे और चेहरे को देखने का बड़ा उत्सुकता थी। ऐसे ही ऐसे दिल में भी बहुत उत्सुकता थी कि उस लड़की का चेहरा देख लूँ। वह लड़की जब भी घर से बाहर निकलती तो उसके चेहरे पर मास्क होता था, सिर्फ आंखें ही बाहर दिखाई देती थी। मैं उसके मोहल्ले के बराबर वाले घर में ही रहता था। मेरी बहन अक्सर उसके घर आती जाती रहती थी, लेकिन वह बताती थी कि उसने भी अभी तक उस लड़की को नहीं देखा है। यह बात सुनकर मुझे बड़ी हैरत होती थी, क्योंकि भला लड़की को लड़की से पर्दा करने की क्या ज़रूरत है। मेरी बहन तो एक लड़की ही थी, और जब उनसे मिलने उनके घर जाती थी तो वह लड़की मेरी बहन के सामने भी नहीं आती थी। मेरी बहन ने बताया कि जब वह लड़की मेरे सामने आती है तो उस समय भी उसके चेहरे पर मास्क ही होता है। बिना मास्क के वह किसी से बात तक नहीं करती। वह लड़की का भाई है, वह ठीक तरह से चल फिर नहीं पाता था। उस दोनों बहन भाई के अलावा उनके घर में कोई नहीं था, ना उसके और लड़की की ना माँ बाप, ना उसका दूसरा कोई भाई। वह लड़का अकेला ही काम पर आते जाते नजर आता था। वह लड़का ठीक से चल भी नहीं पाता था, व्हील चेयर पर बैठकर चलता था। मोहल्ले के कुछ लोगों ने उसकी मदद करनी चाहिए कि अपाहिज है, तो उसके बहुत ही प्यार से उन सबको मना कर दिया। उसकी यह खुददारी लोगों में बहुत मशहूर थी और लोग उसके साथ बहुत ही सम्मान के साथ पेश आते थे। इस वजह से मैं भी उनकी बहुत इज्जत करता था। सबकी बहन भी एक मामले में खुददार थी, कभी भी उसको दरवाजे पर खड़े होते नहीं देखा था। जबकि मोहल्ले की बहुत सी लड़कियां शाम होने के बाद अपने अपने दरवाजे पर टिक जाती थी और आपस में बातें करती रहती थी, या फिर छत पर चली जाती और एक दूसरे से बातें करने में बिजी हो जाती थी। मेरी बहन भी खुद यही हरकत करती थी, तो मैं उसको डांट कर अंदर भेज देता था, लेकिन फिर भी मुझे आंख बचाकर वह यह हरकतें जरूर करती थी। लेकिन मुझे यह बातें बहुत बुरी लगती थी। एक दिन मैं ऐसे ही फ्री था, घर जल्दी आ गया था और खाना वगैरह खाकर घर में लेटा टीवी देख रहा था कि अचानक हमारे घर की लाइट चली गई और गर्मी ने मुझे एकदम से बेचैन कर दिया था। खाना खाने के बाद तो वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, और अभी गर्मियों में भी और चरम पर थी। जून का महीना चल रहा था, इस वजह से मैं परेशान होकर बहुत बाहर निकल गया था। बाहर देखा तो गली में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। मैं भी अपने समय का बहुत अच्छा खिलाड़ी होता था। क्रिकेट में एक अलग ही इश्क था। मैं कभी भी किसी को क्रिकेट में मैच नहीं छोड़ता था। मैं सारे मैच ज़रूर देखा था। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच आता तो उस दिन तो मेरे कान के सिवाय टीवी की आवाज़ के कोई और आवाज़ नहीं आती थी। एकदम ही मेरे दिल में उमंग हुई थी, मैं भी उन लोगों के साथ क्रिकेट मैच खेलूं। मैं बच्चों के साथ पास गया और कहा कि मैं भी तुम लोगों के साथ क्रिकेट खेलना चाहता हूं। उन लोगों ने पहले तो मुझे बहुत बुरे मुंह बनाए और मुझे इनकार कर दिया। कहने लगा हम इतने बड़े लोगों को नहीं खिलाते। लेकिन मेरी आंख दिखाने पर और फिर बाद में थोड़ा प्यार से समझाने पर वह बच्चे मान गए और मुझे भी अपने साथ खिलाने पर राजी हो गए। मैं बैट साम कर खड़ा हो गया था और एक बच्चे ने बॉल कराई तो मैं फुल जान से एक शॉट मारा और बॉल काफ़ी दूर गई। सारे बच्चे और भी मुंह बनाने लगे, क्योंकि शॉट काफ़ी ज़ोर से लग गया था और बॉल भी काफ़ी दूर चली गई थी। एक बच्चा बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला, अगर आपने अब दोबारा इतनी ज़ोर से शॉट मारा तो हम आपको नहीं खिलाएंगे और ये हमारा फाइनल फैसला होगा। वह यह बोलकर वहाँ से चला गया और बॉल लेकर आया और मैं एक बार फिर अपनी पोजीशन संभाली और शॉट मारा, लेकिन इस बार मैं धीमी करने के बजाय बैट को थोड़ा घुमा कर मारा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था अच्छा वाला टाइम पास करने का यह जरिया मेरे हाथ से चला जाए। मैंने बैट को घुमा दिया, लेकिन मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं था। बॉल दीवार से टकराकर हमारे पड़ोसी के घर की छत पर चली गई, और यह घर किसी और का नहीं बल्कि उसी जवान खूबसूरत लड़की का था, जिसे मोहल्ले में आज तक कभी नहीं देखा था और ना ही वह किसी से बात करती थी। और ऐसे में ऐसा था कि इस वक्त शायद वह लड़का भी घर पर ही होता था। मुझे अब टेंशन होने लगी थी, क्योंकि सारे बच्चे अब मुझे घूर कर देख रहे थे और एक शोर पर मचा कर दिया था। कहने लगे कि अब आपको ये बॉल लेकर आनी होगी। मैंने सबकी तरफ देखने पर मायूस मासूम सा मुंह बनाया। कहने लगे यार तुम अब मैनेज कर लो, मैं जा रहा हूँ। मैंने वहाँ से खिसकने से भलाई जानी, लेकिन वह बच्चे कुछ ज़्यादा ही तेज़ थे। उन्होंने मेरे चारों तरफ घेरा बना लिया और गुस्से से कहने लगे, अगर आप यहाँ से गए तो हम लोग आपके साथ बहुत बुरा करेंगे। आप बाइक खड़ी करके जाएंगे, उसका हम रोज़ पेट्रोल निकाल लिया करेंगे। आपके बाइक की टायर की हवा निकाल देंगे और आपके घर पर रसोई गैस की जो मीटर है उसका स्विच भी बंद करते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बाइक और गैस का मीटर सही सलामत रहे तो आपका हक में यही भलाई है कि आप अपनी छत से होते हुए उस वाली छत पर जाएं
और हमारे बॉल लेकर आए। मैंने खूंखार निगाहों से उन दोनों छोटे छोटे चूजों को पूछा जो जो मुझ पर गौर जमा रहे थे। लेकिन मैं जानता था अगर मैं उन लोगों की बात नहीं मानी, बॉल लाकर नहीं थी, तो यह लोग मेरी बाइक का सत्यानाश कर देंगे और साथ ही हमारे रसोई घर के मीटर का भी। इसलिए मैंने भगवान का नाम लिया और अपनी छत पर जाने लगा। ना जाने क्यों मेरे दिल में धड़कने की आवाज़ सुनाई दी थी, लेकिन मेरे एकदम से कदम रुक गए थे। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह आवाज़ सुनकर मैं एकदम ही अपने छत की रेलिंग की तरफ मुड़े और नीचे झांकने लगा। यहाँ से उनका पूरा बरामदा नजर आ रहा था। मेरे दिल की धड़कन काफ़ी तेज हो रही थी और सामने का जो मंजर दिखाई दे रहा था, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आ रहा था। मैंने अपनी आंखों से मसल मसल कर देखा था, लेकिन सामने का मंजर बदला ही नहीं था। वह अपाहिज लड़का अपनी ही सगी बहन के साथ बैठा यह सब क्या कर रहा था। मेरी आंखें पत्थर की हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था यह सब हो क्या रहा है, क्योंकि यह सगा अपाहिज भाई अपनी सगी जवान खूबसूरत बहन के साथ ऐसा काम कर रहा था जिसे देखकर मेरी आत्मा कांप उठी थी। मेरा शरीर पत्थर बन चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा पूरा शरीर आग की चपेट में आ गया हो। और सगा भाई अपनी बहन के साथ यह हरकत कैसे कर सकता था, सोच कर ही मुझे घिन आने लगी थी, क्योंकि यह अपाहिज आदमी अपनी बहन के साथ। मैंने अपनी ज़िंदगी की 24 बहारें देख ली थी और मैंने यह तमाम उम्र अपने मोहल्ले में ही गुजारी थी। पैदा भी यहीं हुआ था, यहीं पर खेलते खेलते जवान हो गया था। मेरे यहाँ के लोगों के साथ बहुत अच्छी हाय हेलो थी। हम यहाँ के तमाम लोगों को जानते थे। एक दूसरे की काफ़ी प्यार मोहब्बत थी था। हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े होते थे। मोहल्ले के सारे लोग मेरे परिवार में ये बहुत अच्छे से जानते थे। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और अब मैं काम पर ध्यान दे रहा था, क्योंकि मेरी 2 छोटी बहन थी और दूसरा कोई भाई नहीं था। अपने बाप के साथ ही उनकी दुकान पर जाया करता था। हमारे मोहल्ले में सब लोग बहुत ही इज्जतदार लोग थे। सबकी बहन बेटियां थी और कोई भी ज़्यादा बाहर नहीं निकलता था। ना ही किसी के घर का लड़का बाहर गली में बैठता था। मोहल्ले की लड़कियों को सभी लड़के इज्जत और सम्मान की नज़र से देखा करते थे। कभी उन्हें गंदी नज़र से देखने की हिम्मत ना की थी, क्योंकि हमारे मोहल्ले का जो नियम कानून थे बहुत ही सख्त और अच्छे थे। इसी वजह से हमारे मोहल्ले की तमाम बहू बेटियाँ बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार कर बसर कर रही थी। हाँ, शाम के समय सारी लड़कियाँ, यहाँ तक कि मेरी बहन भी दरवाजे पर खड़ी होकर बस आपस में ही बातें करती थी। लड़कों को नयन मटका हमारे यहाँ मोहल्ले की लड़कियाँ नहीं करती थी। मुझे तो लड़कियों का भी आपस में बातचीत करना पसंद नहीं था। मैं अपनी बहन को हमेशा ही इस बात से मना करता था कि टोकता था कि तुम ऐसे मत किया करो, यह चीज़ मुझे पसंद नहीं है। अगर तुम्हें दोस्ती ही करनी है तो अपने दोस्त के घर चली जाया करो, लेकिन यूँ दरवाजे पर खड़े होकर, छत पर खड़े होकर इशारेबाजी मत किया करो। मुझे यह बातें पसंद नहीं है। लेकिन वह बच्ची थी, आंख बचाकर मुझे ये हरकतें ज़रूर करती थी। लेकिन जब मुझे इस बारे में पता चलता तो मैंने उसको बहुत डांटता था कि तुमने यह हरकत क्यों की है, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था। यह इज्जतदार लड़कियों को शोभा नहीं देता। अक्सर मैं अपने मोहल्ले और इस लड़की के बारे में ज़रूर अपनी बहन को मिला देता था, और वह तो लड़की है लेकिन अभी दरवाजे पर खड़ी नहीं होती है। और उन लोगों को भी हमारे इसी मोहल्ले में रहते हुए काफ़ी समय गुजर चुका था, लेकिन आज तक उसका चेहरा भी अजनबी इंसान की तरह देखा था। अगर वह कहीं बाहर जाती है तो बहुत ही ढंग से कपड़े पहनकर जाती है और चेहरे पर भी मास्क होता था। किसी ने आज तक उस लड़की का चेहरा नहीं देखा था। उसकी आंखें हाथों से महसूस होता था। वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मास्क लगाने के बाद उसके चेहरे का जो हिस्सा बच जाता था वह हाथों से देखकर महसूस होता था कि उसका रंग बहुत ही गोरा है, दूध की तरह सफ़ेद। और जब मैं अपनी बहन को समझाता कि तुम उस लड़की से ही कुछ सीखो, कितनी सभ्य और संस्कारी लड़की है, मेरी बहन मेरी नसीहतों को कभी कभी सर झुकाकर सुन लेती, और कभी कभी जब मैं उसको ज़्यादा ही डांट देता था तो उस लड़के की मिसाल देता तो वह चिढ़ जाती थी। यह तो एक नेचुरल सी बात है कि किसी भी लड़की के सामने किसी दूसरे लड़की की तारीफ हो जाए तो उसे बर्दाश्त नहीं होता। ऐसे ही मेरी बहन के साथ होता था। कभी कभार तो मैं उसकी इस बात को हंस कर टाल देता और कभी कभी बहुत ज़्यादा सख्ती से पेश आता था। मेरी माँ मुझे यही कहती थी कि वह छोटी है, उसकी सारी सहेलियाँ ऐसे मोहल्ले में रहती है, उसने ये बातें करती है, लेकिन मुझे पसंद नहीं था। मैंने माँ से भी कहा तो इसे समझाओ और अपनी सहेलियों के घर नहीं चला जाए करे या उन्हें अपने घर बुला लिया करे, लेकिन इस तरह छत पर खड़े होकर इशारेबाजी ना किया करे। मैं अपनी माँ के सामने भी उस लड़के की चर्चा लेकर बैठ जाता तो मेरी माँ कहती थी, हर कोई एक जैसा नहीं होता, हर किसी का नेचर अलग अलग होता है। हाँ माँ, मैं जानती हूँ,
इस लड़की को आज तक किसी ने नहीं देखा हुआ, सभ्य संस्कारी बच्ची है, लेकिन आज के ज़माने में जिस तरह से वह रहती है ऐसे कोई नहीं रह सकता। उस लड़की की खुदगर्वी पूरे मोहल्ले में फैली हुई थी और उसका भाई एक अपहीज है, लेकिन उन लोगों ने कभी भी अपनी मर्यादा फैलाने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि खुद की सेहत पर रखती थी। मोहल्ले के सभी लोगों को उसकी आदतें पसंद है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मोहल्ले की हर लड़की उसके रंग में जाएगी। माँ की बात सुनकर मैं चुप हो जाता। कभी कभी मेरे दिल में भी उसकी उतंग आती कि मैं उस लड़की का चेहरा जरूर देखूं। ऐसे ही एक दिन शॉप पर काम करने की वजह से पापा ने मुझे घर जल्दी भेज दिया था कि मैं खाना वगैरह खाकर थोड़ी देर आराम कर लूं और फिर वापस घर दुकान पर चला जाऊं। वैसे तो मैं ज़्यादातर घर नहीं आता था, क्योंकि मुझे काम करना ज़्यादा पसंद था, फ्री रहना मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन उस दिन काम पर बहुत ही ज़्यादा काम था, इस वजह से मैं घर आने से ही भलाई जानी। पर घर जाने के बाद मैं खाना वगैरह खाया और जब मैं सुकून से बैठा टीवी देख रहा था, लेकिन मेरा यह सुकून बिजली विभाग वालों ने बहुत पसंद नहीं की था और उन्होंने फ़ौरन ही मेरे सुकून को बर्बाद करते हुए लाइट बंद कर दी थी। लाइट बंद हो जाने की वजह से घर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। हम मिडिल क्लास घर आने से संबंध रखते थे। हमारे घर में इन्वर्टर वगैरह नहीं था। लाइट के जाते ही पंखा बंद हो गए और फिर गर्मी के मारे मेरा बुरा हाल हो गया था। गर्मी की वजह से मैं एक पल भी घर में बैठ नहीं पाया था। परेशान होकर बाहर निकल गया। बाहर आते ही मैं बच्चों को बॉल खेलते हुए देखा। बच्चे ने मेरे अंदर क्रिकेट खेलने की ख्वाहिश मचलने लगी थी। इस वजह से मैं उन बच्चों से कहा कि मैं तुम लोगों के साथ खेलना चाहता हूँ। पहले तो उन लोगों ने मुझे मना कर दिया, लेकिन कुछ ज़्यादा ही जिद करने के बाद वह लोग राज़ी हो गए। इस वजह से मैं ज़बरदस्ती फर्स्ट बैटिंग उन लोगों ने ले ली। मेरे पहले की बाल बहुत दूर हो गई थी। दूसरी बार उन लोगों ने मुझे वार्न कर दिया था कि अगर तुम बहुत ज़्यादा दूर हो गई तो तुम्हें नहीं खिलाएंगे। इस वजह से दूसरी दफ़ा जब मैंने शॉट मारा तो बैट घुमा दिया था और बॉल दीवार के लेकर उसी उछली और बराबर वालों की छत पर चली गई। यानी हमारे घर के बराबर में जो है जवान खूबसूरत लड़की का घर था, उसकी छत पर चली गई थी। यह सब कुछ देखकर मैं तो वहाँ से खिसक जाना चाहता था। मुझे पता था वह शैतान बच्चे मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे और मेरे सोचने के ठीक अनुसार उन लोगों ने मुझे घेर लिया और मुझे धमकी देने लगे। मैंने तुम लोगों से पैसे भी देना चाहे कि तुम लोग जाकर नई बॉल ले लो, लेकिन उन्होंने मेरी एक नई बात नहीं सुनी थी। कहने लगे हमें अपनी वही बॉल चाहिए। मुझे मजबूरन छत पर जाना पड़ा और दीवार फलन कर उनके छत पर उतर आया। मेरे दिल में डर भी आ रहा था कि कहीं कोई मुझे देख ना ले और मुझ पर कोई गलत इल्ज़ाम न लगा दे, क्योंकि इस तरफ शरीफ लड़की की छत पर आना वह भी शाम के समय बड़ा ही अजीब लगता था। अगर मोहल्ले के लोग को पता चल जाता तो मेरी इज्जत खराब हो जाती। मेरे बारे में, मेरे किरदार के बारे में लोग 100 बातें बनाते। हो सकता था मेरे घर भी इस बात की शिकायत चली जाती। मेरे पापा तो गुस्से की बहुत ही तेज़ थे। वह मेरी इस शिकायत पर मेरी हालात की खबर देते। यह सारी बातें सोचते हुए मैं छत पर आ गया। मैंने पूरी छत पर नज़र धुआई, लेकिन मुझे बॉल नज़र नहीं आ रही थी। बहुत मुश्किल से मैंने बॉल दिखाई दी थी। उसे उठाकर मैं जैसे ही पलटने लगा, मुझे अजीब सी आवाज़ एक लड़की की आई थी, मोबाइल को ठीक से पकड़ो, मेरा एक्शन ख़राब हो रहा है। यह आवाज़ सुनकर मैं एकदम ही रुक गया था। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं आ रहा था। नीचे तेज आवाज़ में एक मोबाइल पर गाने बज रही थी और वह अपहिज लड़का मोबाइल को ध्यान से पकड़े बैठा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था नीचे यह तमाम चीज़ें क्या हो रही है। उस लड़की के चेहरे पर अब कोई मास्क नहीं था। वह लोग टिकटॉक की वीडियो बना रहे थे। वह 2 लड़के सामने खड़ी होकर डांस कर रही थी और लड़का उसकी वीडियो बना रहा था। वही लड़की जो बाहर निकलते हुए खुद को छुपा लेती थी, अंदर घर में बेहुदा कपड़े पहनकर अश्लील गानों पर वीडियो बना रही थी और अपने शरीर को दुनिया के सामने पेश कर रही थी। वह लड़की वीडियो बना रही थी और लड़का मोबाइल हाथ में पड़े वीडियो शूट कर रहा था। साथ ही साथ लड़की के शरीर में कपड़े ठीक कर रहा था, यानी कि उसकी खूबसूरती को और मैं उभरने की कोशिश कर रहा था। वह लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरे सर पर तो पहाड़ टूट पड़े थे। भला कोई भाई अपनी बहन को ऐसी वीडियो कैसे बना सकता है। कहा मैं अपनी बहन को बराबर दरवाजे पर आने के लिए मना करता था, और यहाँ यह लड़के जो घर के अंदर बैठी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रही थी और उन सब में उनका खुददार भाई भी साथ दे रहा था। वीडियो बनाते बनाते उस लड़की की नज़र ऊपर की तरफ पड़ी। मैं उन लोगों को बहुत गौर से देख रहा था। उनके ऊपर देखा तो एकदम से हड़बड़ा गई। कहने लगी आकाश ऊपर देखो, कोई लड़का खड़ा हुआ है। मैं उसकी बात सुनकर एकदम पीछे हो गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कोई भी बात मेरे बारे में बने। मैं फ़ौरन ही उनके दीवान फलांग कर अपने घर आ गया था और नीचे आकर उन शैतान बच्चों को बोल देते हुए गुस्से करने लगा कि दफ़ा हो जाओ मेरे दरवाजे की तरफ, कोई भी नहीं खेलेगा।
वह लोग मेरी बात को नज़रअंदाज करके अपने खेल में मगन हो गए थे। मैं भी वहाँ से चला गया क्योंकि मेरा दिल नहीं चाह रहा था मैं उस आदमी का सामान करूं जो दुनिया के सामने बहुत ज़्यादा खुददार बनता है लेकिन अंदर अपनी बहन को मुजरा कर रहा है। आज मुझे अपनी बहन बहुत अच्छी लगने लगी थी क्योंकि वह कोई ऐसा काम नहीं करती थी जिससे कि लोगों के सामने हमारी नाक कटे। अभी मैं अपने घर की तरफ कदम बढ़ाई ही थे कि वह अपहिज आदमी हमारे घर से निकला था और लंगड़ा कर चलते हुए मेरे पास आ गया और मुझे आवाज़ देकर कहने लगा, रुक जाओ रोहन, तुम्हें थोड़ी बात करनी है। मेरा दिल वहाँ रुकने को नहीं कर रहा था लेकिन मैं उस इंसान की बात को टाल भी नहीं पाया और थोड़ी देर बाद के लिए बाहर रुक गया। वह मुझे खूंखार नज़रों से घूरते हुए बोला, रोहन, मैं तुम्हें एक शरीफ लड़का समझता था जिस वजह से मैं तुमसे बातचीत कर लेता था, लेकिन तुमने जो ये आज हरकत की है यह मेरा बस नहीं चल रहा है। मैं तुम्हारे बाप के पास जाऊं और तुम्हारी शिकायत कर दूं। मेरा भी गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। जिन लोगों को मैं इतना शरीफ समझ रहा था, जिनकी इज्जत करते हुए मैं कभी नहीं थकता था, उनकी मिसालें मैं अपने घर में देता था, वह लोग इस तरीके से रहते थे। मैंने उसकी तरफ देखते हुए गुस्से से कहा कि तुम और तुम्हारी बहन जो गंदा खेल अपने घर में खेल रहे हो ना, हमारी बहन बेटियों को भी ख़राब करोगे। तुम्हें जिसको भी बताना है जाकर बता दो, बल्कि यह काम मैं खुद करूँगा कि सारे लोगों में बैठकर तुम्हारे इस कारनामे के बारे में बताऊँगा कि तुम्हारी बहन मोबाइल के सामने खड़ी होकर कैसे बेहुदा कपड़े पहनकर बेहुदा डांस करती है और तुम खुद अपनी बहन की वीडियो बनाते हो। वह मेरी बात सुनकर घबरा गया और मेरे कॉलर को पकड़ते हुए बोला, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक तो तुम मेरे घर में झांकते हुए हो और ऊपर से मुझ पर थौफ जमा रहे हो। हम जो भी करें अपनी चार दीवारी के अंदर कर रहे हैं। तुम कौन होते हो हमारे मामलों में दखलंदाजी करने वाले, जबकि तुम अच्छी तरह से जानते हो वह लड़की वाला घर है। उसके बावजूद तुम हमारी छत पर आए और हमारे घर में झांक रहे थे। आने दो तुम्हारे बाप को, मैं तुम्हारी बात करूँगा। मैंने कहा कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि वह लड़की वाला घर है, लेकिन शायद तुम नहीं जानते हो कि वह लड़की वाला घर है और वहाँ पर ऐसे काम नहीं होते। इसके बावजूद तुम अपनी बहन के साथ ये हरकतें करते हो। मैं उनकी तरफ देखकर गुस्से से कहा, और आप जो यह बार बार एक बात को बोल रहे हैं ना कि मेरे बाप को बताएंगे, मेरे बाप को बताएंगे, आपका दिल चाहे बता देना। उसके बाद मैं यह सब बातें लोगों में फैला दूंगा कि आप अपनी ही बहन के साथ गंदी गंदी वीडियो बनाते हैं। जो तुमने और तुम्हारी बहन ने शराफत का ढोंग कर तरफ फैलाया हुआ है ना, यह सब एक एक करके खोलकर सामने आ जाएगा। अगर आपने मेरे पापा से कोई भी गलत बात करने की कोशिश की तो मैं आप लोगों को बदनाम कर दूंगा। मेरी बात सुनकर वह आदमी घबरा गया। कहने लगा, अगर तुम बार बार अपने भाई बोल बोल कर इस रिश्ते को गाली मत दो, इस रिश्ते की पवित्रता को ख़त्म मत करो। वह मेरी बहन नहीं है बल्कि मेरी पत्नी है। यह सुनकर तो मुझे लगा कि सच में मेरे सर पर आसमान गिरा हो। मैंने कहा, फिर तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम्हारी बहन है? एक बार उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे थे। कहने लगा, मेरी मजबूरी थी। हमारे घर वाले इस शादी में राजी नहीं थे। हमने घर में भागकर शादी कर ली थी, लेकिन शादी के 2 महीने बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरी एक टांग खराब हो गई। मुझे नौकरी से भी निकाल दिया गया। मेरे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। इससे पहले हम जिस मोहल्ले में रहते थे वहाँ के लोगों ने मेरी पत्नी का जीना हराम कर दिया था, क्योंकि उन लोगों को पता था कि हमारी कोई सहारा नहीं है और ऊपर से ही मैं अपहिज हूँ। वह लोग मेरी पत्नी का गलत नज़र रखते थे और जब वह कहती है कि मैं अपने पति को बता दूंगी तो वह लोग कहते हैं कि तुम्हारा अपहिज पति क्या कर लेगा। इस मोहल्ले के बारे में मैंने काफ़ी बातें सुनी थी कि काफ़ी सभ्य संस्कारी लोग इस मोहल्ले में रहते हैं, इसलिए मैं और मेरी पत्नी इस मोहल्ले में आकर रहने लगी। लेकिन हम पहले से डरे हुए थे, इसलिए हमने अपने असल रिश्ते को छुपाकर बहन भाई के रिश्ते का नाम दे दिया था। मैं सोचा था अपनी ही दुनिया में रहेंगे, किसी से ज़्यादा मेलजोल नहीं बनाएंगे और इस तरह हमारा घर चलता रहेगा। देखो, तुम किसी को कुछ गलत मत कहना। हम जो भी कह रहे हैं मजबूरी में कर रहे हैं। हमारे पास रोजी रोटी कमाने का और कोई जरिया नहीं है और फिर हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो अपने घर के 4 दीवारी के अंदर बैठकर कर रहे हैं। तुम मेरे और मेरे मासूम पत्नी के बारे में मोहल्ले में कुछ भी गलत नहीं बोलोगे। मैंने कहा, क्या मतलब है आपकी बातों का? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। आपकी पत्नी वीडियो बना रही है और उसमें नाच रही है और आप बोल रहे हो कि आप लोग कुछ गलत काम नहीं कर रहे हो। तो वह मेरी तरफ देखकर कहने लगा, मैं एक अपहिज इंसान हूँ। मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है। मेरा ख्याल रखने वाली मेरी सिर्फ पत्नी ही है जो मेरे घर का चूल्हा चल रही है। हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम देखते हो ना, मैं ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाता हूँ और घर का राशन और सब्जी वगैरह ला कर देता हूँ।
बाकी मैं सारा दिन घर के अंदर ही रहता हूँ। मेरी पत्नी कोई गुजरा नहीं कर रही है या टिकटॉक की वीडियो बना रही है जिसमें हम लोग पैसे कमाकर हमारे घर का चूल्हा चलाते हैं। कहने लगा मेरी पत्नी ने एक चैनल बना रखा है जिस पर वे अपनी डांस की वीडियो डालते हैं जिससे कुछ पैसे आते हैं और हम उसके घर का खर्चा चलाते हैं। मेरी पत्नी लोगों के सामने खुद को छुपा कर जाती है जिसके लोग उसे पहचान ना सके। यह हमारी मजबूरी है। अगर यह हम काम नहीं करेंगे तो हमारे घर में खाने के लाले पड़ जाएंगे। मैंने कहा यह बात तो ठीक है, लेकिन आप मर्यादा में रहकर भी वीडियो बना सकते हैं। जिस तरह की वीडियो आप अपनी पत्नी के साथ बनाते हैं वह बहुत ही शर्मनाक है। मेरी बात सुनकर वह अपनी आंखों से आंसू बहाने लगे। कहने लगा हमने शुरू में मर्यादा से रहकर ही वीडियो बनाई थी, लेकिन कोई भी वीडियो को देखना पसंद नहीं करता था। और जब मर्यादा से गिरकर वीडियो बनाने की शुरू की तो लोगों ने कमेंट आने लगे और वीडियो को वायरल होने लगी। पहले तो लोग साफ़ सुथरी वीडियो को देखना पसंद नहीं करते थे, अब वो ऐसी बोल्ड वीडियो बहुत देखते हैं जो व्यूज भी काफ़ी आते हैं, लेकिन कमेंट भी आते हैं। आप ऐसे वीडियो क्यों बनाते हैं? आप हमारे समाज को गंदा करते हैं, लेकिन हम भी मजबूर हैं। साफ़ सुथरी वीडियो बनाई तो कोई नहीं देखता, बोल्ड वीडियो बनाई तो हर कोई देखता है। इस समाज का लोगों का भी समझ नहीं आता। एक तरफ कहते हैं कि साफ़ सुथरी मर्यादा में रहकर वीडियो बनाओ कि कोई दिक्कत ना हो, लेकिन वही दूसरी तरफ इन वीडियो को कोई नहीं देखता। और अगर शरीर को नुमाइश करके वीडियो बनाई जाए तो इन वीडियो का भर भर कर लाइक, व्यूज़ और कमेंट आते हैं। आखिर हम जैसे लोग करें क्या तो करे क्या? इस आदमी की बात सुनकर मैं सारी बात समझ गया था। यह लोग हमारे समाज का धंधा था। अंदर से वह अश्लील वीडियो को देखना पसंद करते हैं और ऊपर से अपनी शराफत का झंडा जरूर लहराते हैं कि ऐसे लोगों का एक्शन लेना चाहिए जो गंदी वीडियो बनाते हैं। अगर समाज को गंदा करने वाली वीडियो को पसंद नहीं करते तो उन्हें देखते क्यों हैं? उन्हें लाइक कमेंट करके उनके व्यूज़ क्यों बढ़ाते हैं? साफ़ सुथरी वीडियो को देखें, उन पर कमेंट करें, लाइक करें, लेकिन नहीं, साफ़ सुथरी वीडियो को कोई नहीं देखता और ना ही पसंद करता है। लाइक और कमेंट तो करना की दूर की बात है। आज सोशल मीडिया को खोलकर देख लो, जो भी समाज को गंदा करने वाली वीडियो होता है उन पर भर भर कर कमेंट और व्यूज़ होते हैं, और जो सभ्य संस्कारी में बड़ी वीडियो बनाती होती है उन पर कम से कम व्यूज़ होते हैं। जो लोग अपने घर की रोजी रोटी चलाने के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो बनाते हैं, धीरे धीरे वह शराफत का चोला उतार कर अपने शरीर को दिखाने लगते हैं और वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, और लोगों को ये मजबूर होते हैं। समाज की इस जोहरी सोच पर मुझे अफसोस हुआ था। उस आदमी की तरफ देखकर मुझे सारा गुस्सा झाग में और तरफ बैठ गया था। मैंने उससे कहा कि अपनी छत पर कोई तांगा झांकी करने नहीं गया था, बल्कि वहाँ मेरी बॉल गिर गई थी, वही उठाने गया था। आगे पत्नी की आवाज़ सुनकर तो मुझे अचानक नीचे झांका तो यह मंजर मेरी आंखों के सामने आ गया। आप निश्चिंत रहें, मैं आपकी कोई भी बात किसी को नहीं बताऊंगा। यह बोलकर अपनी बाइक पर बैठा और बाइक स्टार्ट करके दुकान पर आ गया। दुकान पर आने के बाद ही मेरे दिमाग में उस आदमी की बातें चल रही थी और मुझे एहसास हो रहा था घर का अपना माहौल होता है। हर किसी की ज़िंदगी आसान नहीं होती, और कभी कभी मेरी बॉल गिर गई थी, उसे उठाने गया था। अब की पत्नी की आवाज़ सुनी तो मैं यूँ अचानक नीचे झांका तो मेरी नज़र मेरी आंखों के सामने आ गया था। आप निश्चिंत रहे, मैं आपकी कोई भी बात किसी को नहीं बताऊंगा। यह बोलकर मैं अपनी बाइक पर बैठा और बाइक स्टार्ट करके दुकान पर आ गया। दुकान पर आने के बाद मेरे दिमाग में उस आदमी की बातें चल रही थी और मुझे एहसास हो रहा था हर घर का अपना माहौल होता है। हर किसी की ज़िंदगी आसान नहीं होती और कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता।